तो हेलो गाइस, और अभी अपन चालू करेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़। इस वाले इसके अंदर क्या चालू करेंगे? एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज़। इस चैप्टर का नाम है घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़ लो भाई। जिसको अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो वो आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं 30 मिनट 30 सेकंड के लिए। क्या हो रहा है यार, 30 सेकंड के लिए या फिर 15 सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अपन चालू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? वास्को डा गामा या फिर वास्को डी गामा कलिकट में कब आया था? तो इसका आंसर अपना बी इज़ राइट आंसर। 1948 के अंदर वास्को डी गामा आया था कलिकट के अंदर। लेट्स सी द इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भाई जो वास्को डी गामा आया था वो कलिकट में आया था, कोस्ट ऑफ कलिकट। 1498 को आया था। स्टेट पीसीएस वाला ये भी पूछ सकते हैं कि तारीख को आया था, तो तारीख भी आप देख सकते हैं 20 मई को। और वो जो बंदा आया था वो आया था कलिकट में, और कलिकट का उस टाइम जो राजा था वो जमोरिन था। तो जमोरिन ने उसका अच्छा खासा स्वागत किया था और इसकी वजह से जैसे ही वास्को डी गामा अपना रास्ता देख के आया तो इंडो पोर्चुगीज़ अलायंस या फिर बढ़िया जो ट्रेड होना चालू हो गया। ठीक है, और मतलब यही पहला यूरोपियन था जो इंडिया के अंदर आया था। और वास्को डी गामा ने 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट कमाया। जो यहाँ से चीज़ें लेके गया यूरोप के अंदर उनका 60 गुना ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन कुछ बुक्स में दे रखा है कि 64 टाइम्स भी प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, 64 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था। और इसने ट्रेड किस में किया था? यहाँ से क्या लेके गया था? ये यहाँ से ले गया था काली मिर्च, ब्लैक पेपर फ्रॉम इंडिया, जिसकी वजह से अब ये जब जैसे वहाँ गया पोर्चुगल के अंदर तो उनको 60 गुना ज़्यादा इसने प्रॉफिट कमाया। तो और जो पोर्चुगीज़ ट्रेडर थे, पुर्तगाल के जो और व्यापारी थे, उनको भी चुल मच गई और उन्होंने बोले चलो भाई हम भी जाके कमाएंगे। और फिर आता है पोर्चुगीज़ मर्चेंट ने यहाँ पे अपनी कमर्शियल फॉर्म्स बनाई कलिकट में, गोवा में, दमन-दीव में, हुगली के अंदर। और एक बंदा है फ्रांसिस्को द अल्मेडिया। फ्रांसिस्को द अल्मेडिया ये पोर्चुगीज़ का पहला वो था, गवर्नर था, जिसको अपन वाइसराय भी बोल सकते हैं। और फ्रांसिस्को द अल्मेडिया जो है इसने चालू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये आगे क्वेश्चन आ सकता है शायद, अगर अपन पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की, या फिर कार्टजे सिस्टम किसने चालू किया? कौन सा सिस्टम? CARTZE, कार्टजे सिस्टम। ठीक है, TAZE। तो ये किसने चालू किया? फ्रांसिस्को द अल्मेडिया ने चालू किया था। पहला गवर्नर था पोर्चुगीज़ का इंडिया के अंदर। फ्रांसिस्को द अल्मेडिया के बाद अगर जो दूसरा बंदा आता है इंडिया में जो गवर्नर होता है इसका, वो होता है अल्बुकर्क। ठीक है, इसको कुछ लोग अल्बुकर्क बोलते हैं, कुछ लोग अल्बुकर्की बोलते हैं। तो अपने अपने हिसाब से श्रद्धा के अनुसार लोग बोलते रहते हैं। ये आता था 1509 के अंदर और ये नया वॉइसराय या फिर नया गवर्नर था। 1509 के अंदर आया इसने। 1510 में जो बीजापुर का सुल्तान था उससे गोवा छीन लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। और पोर्चुगीज़ ने गोवा को अपना शुरू से लेके अंत तक बढ़िया वो बनाए रखा, एपी सेंटर। अब देखो लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया में लास्ट में जाने वाले लोग ब्रिटिश थे। ठीक है, लेकिन सबसे आखिर में जो लोग गए थे वो पोर्चुगीज़ ही गए थे। सबसे पहले इंडिया में आने वाले लोग कौन थे? पोर्चुगीज़। और सबसे लास्ट में इंडिया से जाने वाले लोग भी पोर्चुगीज़ थे। सबसे पहले आए, सबसे आखिर में गए। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन। वास्को डी गामा इंडिया के अंदर कब आया? सेम टू सेम ऊपर वाला आंसर 1948। पहला पोर्चुगीज़ वाइसरॉय कौन था इंडिया के अंदर? बताओ भाई कौन था? अभी अपन ने डिस्कस किया था। पहला पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय या पहला पोर्चुगीज़ गवर्नर जो था इंडिया के अंदर वो फ्रांसिस्को द अल्मेडिया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडिया के बाद जो सेकंड था वो था अल्बुकर्क। इसका नाम था अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ठीक है, और इनके बाद जो था वो था नीनो दा कोहना। खैर, पहला पोर्चुगीज़ वाइसरॉय कौन आ गया? अल्मेडिया, फ्रांसिस्को द अल्मेडिया। अब क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसने वेलकम किया था वास्को डी गामा को कलिकट में? अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा उसके एक्सप्लेनेशन में कि कलिकट का राजा जमोरिन ने इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया था बहुत ही शान शौकत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख सकते हैं अपन आराम से। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि ऑप्शन भी अपने आ जाएं। देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। अब ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा बंदा कहाँ से था और किसने, सिर्फ यही पूछ रखा है कि कौन सा बंदा कहाँ से था।
तो जो अपना ये है कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था भाई साहब, वास्को डी गामा पोर्चुगल का था। अब देखते हैं ए का 2 किस में दिया हुआ है। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए के अंदर ए का दिया हुआ 3, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए का 2, ये ठीक हो सकता है। ऑप्शन क्योंकि अपने को बचे हुए 3 ऑप्शन चेक करने हैं ना। ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है ए का 1, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए का 4, तो ये भी गलत हो गया। मतलब सिर्फ अपने को अगर इस पूरे क्वेश्चन में ये भी पता है ना कि वास्को डी गामा पोर्चुगल का था, तो ये वाला क्वेश्चन अपना आराम से सोल्व हो गया। इसका आंसर आता है बी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का हुआ भाई, क्रिस्टोफर कोलंबस था अपना स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का हुआ, कैप्टन कुक कहाँ का हुआ भाई, कैप्टन कुक हुआ अपना ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान जो बंदा है जिसके नाम पे तस्मानिया सी पड़ा हुआ है, तो डी का अपना आंसर हो गया हॉलैंड। एक बार दोबारा देख लेते हैं पूरा का पूरा काट पीट के और रट लेते हैं इसको शांति से। वास्को डी गामा था अपना कहाँ का, पोर्चुगल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का। एक बार फिर, वास्को डी गामा पोर्चुगल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का। इसका वो देखते हैं क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। उसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि इन लोगों ने क्या कहाँ कहाँ की खोज की, ठीक है। देखो भाई साहब, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया को, इंडियन रूट को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की अपने अमेरिका की। कैप्टन कुक जो कि अंग्रेज था, ये स्पेनिश हो गया। वास्को डी गामा पोर्चुगीज़ हो गया। कैप्टन कुक जो कि ब्रिटिश का था, उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और हॉलैंड जो था, हॉलैंड का जो बंदा था हॉलैंड का जो बंदा था तस्मान, उसने खोज की न्यूजीलैंड की, ठीक है। और ये क्या कह रखा है, डेमन्स लैंड तस्मानिया, वैन डेमन्स लैंड, जिसको आज की डेट में तस्मानिया बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा ने खोज की इंडियन रूट की, जो कि पोर्चुगीज़ का सेलर था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका, ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और तस्मान ने की न्यूजीलैंड की और तस्मानिया की। वेरी गुड। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, रियल फाउंडर कौन था पोर्चुगीज़ पावर का भारत के अंदर। देखो भाई साहब, पोर्चुगीज़ के अंदर सबसे पहले अपने आता है वास्को डी गामा, लेकिन वास्को डी गामा तो ट्रेड करके निकल गया यहाँ से, ठीक है, ये गलत हो गया। अब अपन ने क्या पढ़ा है पोर्चुगीज़ के बारे में, पोर्चुगीज़ के बारे में एक अपन ने नाम पढ़ा है अल्मीडिया, ठीक है। अल्मीडिया जो बंदा सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया अल्बुकर्क, मतलब अल्मीडिया पहला गवर्नर, अल्बुकर्क सेकंड। अब अल्मीडिया तो कुछ टाइम के लिए रहा, 1505 से लेके 1509 तक, ठीक है। लेकिन जो अल्बुकर्क था उसने क्या किया था, वो आया 1509 के अंदर और 1515 में जाता है यहाँ से, मतलब 1515 तक ये रहता है गवर्नर, ठीक है, या फिर वॉइस रॉय ऑफ पोर्चुगीज़। और जैसे 1509 के अंदर आया, इसने भाई साहब 1510 में गोवा हड़प लिया, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो असली संस्थापक था पोर्चुगीज़ पावर का भारत के अंदर, वो था अल्बुकर्क। बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, अल्बुकर्क ने बढ़िया स्थानीय पावर की इस्टेब्लिशमेंट की। इसने गोवा के सुल्तान से, मतलब बीजापुर के सुल्तान से गोवा ले लिया 1510 के अंदर, और विच वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द अल्बुकर्क, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने गोवा को ले लिया, वैसे ही पोर्चुगीज़ की मोनोपोली आ गई कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, और यहाँ पे इन लोगों का पोर्चुगीज़ स्टेट एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। और अल्बुकर्क ने ये भी कहा पोर्चुगीज़ आदमियों को कि जाओ भाई हिंदुस्तानी औरतों से शादी करो और यहाँ पे अपनी बढ़िया कॉलोनीज़ बनाओ, ठीक है। इसलिए अपन क्या क्या इसने गोवा को हड़प लिया 1510 के अंदर। उसके बाद इसने क्या कहते हैं, पूरा वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर खुद की मोनोपोली एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और इंडियन औरतों से शादी करने के लिए पोर्चुगीज़ लोगों को बोल दिया। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज़ बिल्ड देयर। सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने कहाँ पे अपना फोर्ट्रेस बनाया। देखो ये रटने वाली बात है, कोचीन के अंदर। नीचे चलते हैं।
पहला जो पोर्चुगीज़ फोर्ट था वो अल्बुकर्क ने बनाया था भाई, अल्फोंसो अल्बुकर्क। ये वही अल्बुकर्क है जो 1509 के अंदर यहाँ पे वॉइसरॉय बन के आता है। 1503 में इसने बनाया कोचीन में, 1503 में कोचीन में इसने बनाया था पहला फोर्ट, और उस टाइम पे ये वॉइसरॉय नहीं था। और अल्मेडिया ने बनाया था कन्नौर और अंजदीव के अंदर 1506 के अंदर पोर्ट। आ गई बात समझ में। दो चीज़ें देखी अपन ने, क्या देखी कि 1503 के अंदर अल्बुकर्क ने कोचीन के अंदर फोर्ट बनाया और अल्मेडिया ने 1506 के अंदर कन्नौर और अंजदीव के अंदर फोर्ट बनाया। जब 1503 के अंदर अल्फोंसो आया था भारत में, उस टाइम ये वाइसरॉय नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस, पहला यूरोपियन इंडिया में ट्रेड करने वाले कौन आए थे? क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। इसको मैंने याद कर रखा है ऐसे, पार, पी आर से पार, डी यू से दू, बर दा फर, पार दू बर दा फर। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर सारे के सारे अपने ये यूरोपियन इंडिया के अंदर आए थे। मतलब सबसे पहले कौन सा आया? पी आर पोर्चुगल, सेकंड नंबर पे डी यू डच आए, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आते हैं तो बी आर, और चौथे नंबर पे अपने पास डेनिश आते हैं तो डी ए, उसके बाद आता है अपने पास फ्रेंच तो एफ आर। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले यूरोपियन भारत के अंदर कौन आए थे, तो आंसर इसका आ गया पार दू बर दा फर के हिसाब से पहला है पार पोर्चुगल, पहला पोर्चुगल आए थे, तो इसका आंसर आ गया डी। अब देख लो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोर्चुगीज़ पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया के अंदर आए। ठीक है, पहला पोर्चुगीज़ जो आया वो था वास्को डी गामा, जो कि फरवरी के अंदर कलिकट में पहुंच गया, फरवरी 1498 में कलिकट में पहुंच गया। और इसकी मदद करने वाला एक बंदा था, गुजराती एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद की मदद से ये जो था अपना वास्को डी गामा ये पहुंचा। और इसके बाद कौन कौन आया अपने? पार दू, इंग्लिश की जगह पर ब्रिटिश मान लेते हैं, बर डेनिश दा फर। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ इंडिया के अंदर आते हैं 1498 के अंदर और 1961 में ये चले गए थे। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो रहे वो थे पोर्चुगीज़। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन दोबारा, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप, क्या है, सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। सी ट्रेड सेंटर पहला सबसे पहले किसने सेट किया? पोर्चुगीज़ ने। काम ख़त्म। एक्सप्लेनेशन देखो भाई, पोर्चुगीज़ ट्रेडर ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने ट्रेड सेंटर्स बनाए इंडिया के अंदर। फर्स्ट पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय फ्रांसिस, पहला जो वॉइसरॉय था पोर्चुगीज़ का फ्रांसिस्को दा अल्मेडिया, उसने 1509 के अंदर दीव ले लिया। ठीक है, और दीव को बना दिया, और दीव की वजह से क्या हुआ, जैसे दीव लिया तो पोर्चुगीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए इंडियन ओशन के अंदर। दीव अपना पड़ता है यहाँ पे गुजरात के साइड में। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ ने अपनी एस्टेब्लिश कर ली मोनोपोली ओवर इंडियन ओशन, और जितनी भी यहाँ से शिप आया करते सबके ऊपर पोर्चुगीज़ टैक्स लगाया करते। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल, इनमें से कौन सी फैक्ट्री थी, फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन द बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज़, पोर्चुगीज़ ने कौन सी एस्टेब्लिश की? तो इसका आंसर अपन देख लेते सी, सीधा आते एक्सप्लेनेशन के ऊपर। 1534 के अंदर, 1534 में पोर्चुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगाई सतगांव चतगांव के अंदर। ठीक है, और सतगांव चतगांव दोनों के दोनों जो हैं वो बंगाल के अंदर हैं। और ये किसकी, उससे की गियासुद्दीन मोहम्मद शाह की परमिशन से। इसके बाद पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ बनाई गई बंगाल के अंदर। चतगांव जो है उसको बोला जाता है ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्चुगीज़ मैरीटाइम, और सतगांव की जो इम्पोर्टेंस है वो 16th सेंचुरी तक आता है डिक्लाइन हो गई, और हुगली उस टाइम इम्पोर्टेंस में आ गया। ठीक है, ये सतगांव, चतगांव और हुगली सारे आसपास के अंदर हैं। ये इन्होंने सबसे पहले सतगांव में बनाई अपनी फैक्ट्री, और चतगांव के अंदर फैक्ट्री बनाई। उसके बाद सतगांव की जो वो इम्पोर्टेंस कम हो गई और हुगली की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, डच ने अपना फोर्ट बनाया कहाँ पे? गुस्ताव्स में। और सीरमपुर में बनाया फोर्ट किसने? डेन्स ने। तो अपन ने क्या देखा, इनमें से कौन सी जगह पोर्चुगीज़ ने फोर्ट बनाया था? पोर्चुगीज़ ने फोर्ट बनाया था भाई हुगली के अंदर। ठीक है, श्रीरामपुर ने बताया, इसने श्रीरामपुर में बनाया डेन्स ने। ठीक है, और
चिंसूरा में बनाया डच ने, ठीक है। चिंसूरा में किसने बनाया? डच ने। श्रीरामपुर में किसने बनाया? डेन्स ने। और हुगली में किसने बनाया? पोर्चुगीज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर पुडुचेरी की बात करें तो पहला यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पुडुचेरी, पहला बंदा जिन्होंने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया, तो क्या वो लोग पोर्चुगीज थे? बताओ भाई। सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पुडुचेरी वर फ्रेंच। ये जो ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं, इंग्लिश ने कभी पुडुचेरी को ऑक्यूपाई नहीं किया। तो ये कह रहा है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट? तो ऐसा तो था नहीं कि इंग्लिश ने कभी भी पुडुचेरी को ऑक्यूपाई नहीं किया, तो ये गलत हो गया। और सेकंड यूरोपियन पावर जो पुडुचेरी को ऑक्यूपाई करने वाली थी वो थी डच, ठीक है। और यहाँ दे रखा क्या? फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए सिर्फ ऑप्शन ए ठीक है, तो जिसमें 1 है वो ठीक है। तो दिस इज अ राइट, ए इज राइट, ठीक है। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पहली यूरोपियन पावर जिसने पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया वो था पोर्चुगल, ठीक है। और पुडुचेरी को सेकंड टाइम पे ऑक्यूपाई करने वाले बंदे थे डच, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने भी पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया, लेकिन 93 के अंदर 1793 में इन्होंने इसको फ्रांस को दे दिया टू फ्रांस। और 1814 की ट्रीटी के अंदर क्या बोल दिया इन्होंने? हाँ देखो, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया पुडुचेरी को 1793 के अंदर, ठीक है। लेकिन जब 1814 के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, तब ट्रीटी ऑफ पेरिस कहता है तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा सामान फ्रांस को दे दिया, ठीक है। नाइस। हुगली वॉज बेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। देखो इस पायरेसी के चक्कर में ही है ना, बिकॉज ऑफ दिस पायरेसी पोर्चुगीज को भगा दिया गया था बंगाल से। हुगली वॉज बेस ऑफ पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाई पोर्चुगीज। इसका देखो आप एक्सप्लेनेशन, इस पायरेसी के चक्कर में इन पोर्चुगीज को भगा दिया गया था, इसलिए पोर्चुगीज इसका आंसर आएगा। ये देखो, पोर्चुगीज यूज्ड हुगली एज बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। कासिम खान जो कि गवर्नर था बंगाल का, उसने क्या किया? बहुत सारे पोर्चुगीज़ को कैद कर लिया, क्योंकि उसको पायरेसी के लिए यूज़ किया करते। किसके टाइम पे? शाहजहाँ के टाइम पे। सेम क्वेश्चन, हुगली को किसने पायरेसी के लिए यूज़ किया? इन बे ऑफ बंगाल, पोर्चुगीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? भाई साहब ये जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था ना, मैंने तभी इस चीज़ के बारे में बताया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन बंदा लेके आया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कादसे पॉलिसी भी बोलते हैं, CARTAZE, इसको लाने वाला था अपना बाबू नंबर ए, अल्मेडिया, ठीक है। द अल्मेडिया लेके आया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो कौन लेके आया? अल्मेडिया लेके आया। अल्मेडिया अपना पहला वाइस रॉय था पोर्चुगीज़ का। और पोर्चुगीज़ जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के हिसाब से क्या कहता है कि पोर्चुगीज़ जो है ना, पूरे के पूरे अरेबियन सी को, इंडियन ओशन को कंट्रोल, पूरा का पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन का कंट्रोल पोर्चुगीज़ के हाथ में होना चाहिए, एज पर द ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? ये इसको रट सकते हैं आप, जॉब चार्नोक इज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। कासिम बाजार फैक्ट्री का चीफ जो कि जॉब चार्नोक था, उसने सुतनाती को चूज़ किया हुगली की जगह फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड, ठीक है। 3 गांव थे जहाँ पे कलकत्ता एस्टेब्लिश है, उनको याद रखते हैं अपन SKG के नाम से। सुतनाती, के से काली घाट, और जी से जो नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो इन तीनों गांवों को मिलकर बेसिकली कलकत्ता बना है। तो ये जिसने दिखा रखा है ना सुतनाती जो कि बाद में जाके कलकत्ता में कन्वर्ट होता है, 3 गांव मिलकर कलकत्ता बनता है। तो इसके अंदर जो एक फैक्ट्री थी उसका जो हेड था वो था अपना जॉब चार्नोक, ठीक है। और जॉब चार्नोक ने यहाँ पे कलकत्ता के अंदर ब्रिटिश का ट्रेड सेंटर बनाया, और ब्रिटिश का ट्रेड सेंटर बनने की वजह से ये जगह बढ़िया बनी, बाद में कलकत्ता के तौर पर उभर कर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन, कलकत्ता को किसने फाउंड किया? जॉब चार्नोक। कासिम बाजार के अंदर ये अपना एक फैक्ट्री का हेड था।
क्वेश्चन नंबर 17, एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यूरोप पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। अरे क्या बात कर दी यार, जब आप इतनी देर से कह रहे हैं कि भाई साहब पोर्चुगीज़ को जो कैप्चर करने वाला था, पोर्चुगीज़ ने गोवा कैप्चर किया था, वो 1510 में कैप्चर किया था, 1510 में कैप्चर किया था, और ये कह रहा है 1499, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। तो कोई मुझे बताओ ये क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है नहीं है। यस, इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में चालू करी, तो ये ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में इंग्लिश कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली उड़ीसा के अंदर, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है भाई साहब। तो पहला ऑप्शन है कि ये करेक्ट नहीं है, 1510 के अंदर पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसको भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी को। अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लिक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। इसको याद कर सकते हैं अपन, दिस इज बिल्कुल राइट आंसर। इन तीनों को देख लो, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया के अंदर मसूलीपट्टनम में खोली, ईस्टर्न इंडिया के अंदर इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री उड़ीसा में खोली, और ड्यूप्ली के अंडर द फ्रेंच ने ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। ठीक है। पोर्चुगीज़ गवर्नर अल्बुकर्क ने कैप्चर किया गोवा 1510 के अंदर, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, पहले बंदे कौन थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू की थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। इसका आंसर दे रखा है डच। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने वाले पहले डच थे। हॉलैंड ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए उन्होंने छोटी कंपनियों को सभी को जोड़ा, माइक्रो कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और बनाई एक फेडरल कंसेप्ट ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है। तो जॉइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया डच पार्लियामेंट में 1602 के अंदर। ठीक है। इसके अंदर जो कैपिटल लगाई गई सबसे पहले वो इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया, और कंपनी वाज ऑथोराइज्ड बाय पार्लियामेंट कि लगातार 21 साल तक ये ट्रेड कर सकता है इंडिया में और दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज़ में अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन के उद्देश्य के लिए। ठीक है। और जो डच कंपनी थी, जो डच की जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, इसका इन्होंने वो रखा क्या, हेडक्वार्टर जकार्ता में रखा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ डच एम्पायर वाज कंडक्टेड ईस्टर्न डच एम्पायर, जो ईस्टर्न डच एम्पायर है ना, जो ईस्टर्न के अंदर है, वो कंडक्टेड बाय द जॉइंट कंपनी, इट्स पार्टनर वर इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट ग्रुप्स। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया अपना डच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इनमें से कौन सी जगह पर डच ने अपने ट्रेड सेंटर बनाए। देखो भाई, ये रटने के सवाल हैं और ये मोस्टली लोगों के गलत भी हो जाते हैं, लेकिन अपन लोग इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास एक्सप्लेनेशन भी है। और तो डच ने कहाँ का बनाया भाई साहब, देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो इस टाइप का अगर ऑप्शन आ जाए ना और जो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कहाँ का बनाया, और लास्ट में दे रखा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ही लगाया हो। ठीक है, वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है। और ये सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इनका एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन इनकी बता भी रखा कि कब इनको एस्टेब्लिश किया। तो सीधा अपन चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखो भाई, नागपट्टिनम में डच ने एस्टेब्लिश की फैक्ट्री 1658 में, चिंसूरा में 53 में, मछलीपट्टनम में 1606 में, सूरत में भी एस्टेब्लिश की, आगरा में भी एस्टेब्लिश की, कोचिन में भी एस्टेब्लिश की, पटना में भी एस्टेब्लिश की। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन ये वाला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की, पटना में। तो ये ऊपर जैसे अपन ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा अभी, तो 1632 के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की, अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछ रखा। ठीक है, और ये IAS प्री में आया क्वेश्चन है। तो कोची वाज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची।
मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट ए डच कॉलोनी, लेकिन उन्होंने बाद में कोची को ले लिया पोर्चुगीज़ ने। मॉडर्न कोची नेवर बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। तो इसमें से ठीक कौन सा है भाई? देखो शांति से पढ़ो इस क्वेश्चन को, इतने में एक घुट पानी पी लेता हूँ। हाँ तो गाइज देखो भाई, ये देखते हैं कि मॉडर्न कोची नेवर बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। अरे क्या बात कर रहे हो कि भाई ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था ये। कोची ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर बिल्कुल शामिल हुआ था। ये कह रहा है कि कभी पार्ट बना ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कोची वाज फर्स्ट, पहले डच कॉलोनी था लेकिन बाद में पोर्चुगीज़ ने ले लिया था। अच्छा, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है कि पहले पोर्चुगीज़ के पास था फिर डच ने ले लिया? नहीं, ये वाला जो ऑप्शन है कि भाई पहले ये मॉडर्न कोची डच के पास था लेकिन बाद में पोर्चुगीज़ ने ले लिया, ये गलत है। ठीक है, होता क्या है कि जो ये कोची है ये पहले पोर्चुगीज़ लोगों के पास था, बाद में डच ने ले लिया और यहाँ पे विलियम्स बना दिया। तो दिस इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन। देख सकते हैं आप इसका। डच ने पोर्चुगीज़ को हराया और वहाँ पे फोर्ट विलियम्स बनाया 1663 के अंदर। कोची को ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड किया गया 1814 के अंदर। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। Indian soldiers lacked fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service। क्या कह रहा है कि भारत में नेशनलिज्म की कमी थी और जो कंपनी के पास जो आर्मी थी उन्होंने बढ़िया वेस्टर्न ट्रेनिंग ली थी और उनके पास नए आर्म्स थे। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वो सिर्फ उनके पास जाके काम कर सकते थे जिनके पास उनको बढ़िया पैसा मिल रहा हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल डी होगा। सभी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल रही। इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो आगे आपको काम आएंगी, तो मैं बता देता हूँ। जो कंपनी थी इसको बोलते थे अपन लोग मर्चेंट्स एडवेंचर इन इंग्लैंड। अच्छा, फॉर्म्ड मर्चेंट्स एडवेंचर इन इंग्लैंड, इन्होंने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। इस चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, भूल जाओ इसको। लेकिन अपने ये देखना है कि 16 दिसंबर 1600 के अंदर एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया कंपनी को कि जाओ भाई तुम अगले 15 साल तक आराम से इंडिया के अंदर बिजनेस करो। 15 साल का चार्टर दिया 1600 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनके अंदर से कौन सी कंपनी को पहले मिली थी वो? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गोट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग ट्रेड इन इंडिया? तो भाई साहब देखो, इसमें से बहुत से लोग जो है ना वो लगा देंगे ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। लेवनेंट कंपनी को सबसे पहले चार्टर मिलता है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इसको देखो, लेवनेंट कंपनी को चार्टर मिला फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया बाय लैंड रूट्स। लैंड रूट्स के थ्रू इसको ज़मीन के ऊपर ये इंडिया में आ सकती थी। ठीक है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ जो थी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ कंपनी, उसको सी के थ्रू चार्टर मिला जो कि 31 दिसंबर 1600 के चार्टर मिला था। और इस कंपनी को एक्सटेंडेड इट्स ट्रेड, दिस कंपनी एक्सटेंडेड इट्स ट्रेड विद मर्जर ऑफ न्यू कंपनी इन 1709 और नई कंपनी का नाम रख दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, उसको बाद में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एम्परर था इंडिया का जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी? 1600 के अंदर भाई साहब बताओ कौन सा राजा था? 1600 के अंदर राजा था अपना अकबर। अकबर का रेन तो सभी को पता होगा कि भाई साहब अकबर कब से लेके कब तक भारत के अंदर 1600 या फिर 1600 के आसपास, दिसंबर 1600 या फिर उससे पहले जब भी बनती है, तो सभी को पता होना चाहिए भाई अकबर का रेन क्या था। सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब अकबर कब से लेके कब तक था। तो देखो
मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग इन लंदन 1599 में। प्लान्स और प्रीपेड फॉर ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ एंड कंपनी बनाई गई इस चीज़ के लिए जिसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। चलो ठीक है, फालतू नाम है, लेकिन अकबर का रेन आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर किसी को नहीं देखा तो बढ़िया है, और इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताएं कि अकबर कब से लेके कब तक इंडिया के अंदर रेन कर रहा था, या कब से लेके कब तक इंडिया के अंदर राज कर रहा था। ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कौन से मुगल एम्परर, किस मुगल एम्परर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश इट्स पहली फैक्ट्री कब बनाई गई? फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी अपनी, वो बनाई थी मसूलीपट्टनम के अंदर। ठीक है, वो बनाई थी 1611 के अंदर। उसके बाद एक फैक्ट्री बनाई थी 1613 के अंदर, वो बनाई सूरत के अंदर। तो 1611 और 1613 के टाइम पे जो बंदा था, जो अपना राजा था, वो था जहांगीर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, टेम्परेरी फैक्ट्री बनाई थी जहांगीर के टाइम पे मसूलीपट्टनम में 1611 में, और 1613 में फैक्ट्री जो बनाई थी वो सूरत के अंदर बनाई थी। तो पहली फैक्ट्री सूरत भी बोल सकते हैं, सूरत वाली परमानेंट फैक्ट्री थी, और टेम्परेरी बेसिस फैक्ट्री बनाई गई थी। अब वेयर इन इंडिया ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? डिड ब्रिटिशर सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? 1613 में। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि भाई 1611 के अंदर टेम्परेरी फैक्ट्री बनती मसूलीपट्टनम के अंदर, 1613 के अंदर परमानेंट फैक्ट्री बनती सूरत के अंदर, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो भाई साहब, ये बढ़िया वो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि क्या कहानी है पूरी की पूरी। कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, मुगल कोर्ट में जाता है 1608 के अंदर, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई फैक्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम सारा जो इनका काम बिगाड़ रहे थे, वो काम बिगाड़ रहे थे पोर्चुगीज़। ठीक है, उसके बाद एक बंदा आता है कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन आता है सूरत में, एंड एक जगह है सोवली के में आता है सूरत के अंदर, और उन्होंने ले ली परमिशन मुगल गवर्नर से। ठीक है, लेकिन जो मेन बंदा था वो आता है कैप्टन बेस्ट। अब तक तो सब ये ऐसे ही छुट भैये आ रहे हैं, लेकिन कैप्टन बेस्ट क्या करता है, उन्होंने पोर्चुगीज़ की पूरी जो मोनोपोली को डिसॉल्व कर दिया, और सूरत के पोर्ट पे पोर्चुगीज़ के ऊपर अपनी फतेह हासिल कर ली। ठीक है, जैसे इसने ऐसे किया, ब्रिटिशर्स को एक परमानेंट फैक्ट्री बनाने का मौका मिल गया 1613 के अंदर, और 1613 में उन्होंने फैक्ट्री बना के दे दी अपनी सूरत के अंदर। ठीक है, और उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी ट्रेड को फैलाया, अहमदाबाद में फैलाया, बुरहानपुर में, अजमेर में, आगरा में। ठीक है, अब फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी? पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री वाज इन सूरत। ये अब तक पढ़ रहे हैं अपन आधे घंटे से। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्चुगीज़? किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने पोर्चुगीज़ को हराया सोवली के अंदर? देखो, विलियम हॉकिंस तो सबसे पहले आया था। अभी अपन ने ऊपर जो पढ़े हैं वो इनके नाम तो पढ़े नहीं हैं, किनके? थॉमस रो के या फिर जोसेफ चाइल्ड के। ठीक है, इसलिए, और ये अपन ने पढ़ा कि भाई सबसे पहले आया था, एंड ही वाज अनसक्सेसफुल 1608 के अंदर आता है, और फतेह करने वाला, सब लठ गाड़ने वाला बंदा थॉमस बेस्ट। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने सबसे पहले एस्टेब्लिश की? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन्होंने एस्टेब्लिश की फैक्ट्री सबसे पहले सूरत के अंदर? ठीक है, तो इंग्लिश है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने फैक्ट्री बनाई सूरत के अंदर अमंग ऑल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जहांगीर ने परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को कि जाओ भाई सूरत में परमानेंट फैक्ट्री बना लो 1613 के अंदर, और डच ने जो फैक्ट्री बनाई वो बनाई 1616 के अंदर, और फ्रेंच होते हैं सबसे भाई 0 लास्ट में, और वो फैक्ट्री बनाते हैं अपनी 1668 के अंदर। मैंने बताया ना ट्रिक याद करने का, पार से पार, दू पर, दा फर। सबसे पहले कौन आया? पार पोर्चुगल, सेकंड नंबर दू डच, थर्ड नंबर बर ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश या फिर डेन्स, फिर आते हैं फ्रेंच। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। सबसे पहले किसने बनाई सूरत के अंदर फैक्ट्री? अंग्रेज़ों ने। सेकंड नंबर पर किसने बनाई? सेकंड नंबर पर बनाई डच ने, और थर्ड नंबर पर बनाते हैं अपने फ्रेंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 1613 के अंदर वेयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन? अरे यार सेम क्वेश्चन, इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है।
सूरत के अंदर बनाते हैं 1613 के अंदर। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बॉम्बे को किससे लिया गया था? बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे छीना था? यू है गाइज हैव गोट 4 ऑप्शंस, डच, फ्रेंच, डेनिश एंड द पोर्चुगीज़। आप लोग इसको अटैम्प्ट करो सटासट। पानी ख़त्म हो गया मेरा यार। देखो भाई साहब, इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, पोर्चुगीज़ से ली थी इंग्लिश लोगों ने बॉम्बे को। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत तगड़ा है। कैसे लिया था? पोर्चुगीज़ के जो राजा था उसने, पोर्चुगीज़ का जो क्राउन था उसने दहेज के तौर पे ब्रिटिशर्स को दे दी बॉम्बे। मतलब चीज़ किसी की, बॉम्बे इंडियंस का। और कोई भाई साहब एक तरफ पोर्चुगल है, एक तरफ ब्रिटिश है मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम हो रखा है। इनका कोई काम नहीं है। मतलब पोर्चुगीज़ में कह रहे हैं चलो भाई तुम है ना दहेज के अंदर बॉम्बे ले लो भाई ब्रिटिशर्स। खैर, तो होता क्या है कि भाई साहब ये है अपना चार्ल्स टू, हिज मैजेस्टी चार्ल्स टू, जो कि इंग्लैंड का राजा था। उसकी शादी हुई कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा जो थी वो थी अपनी पोर्चुगल की राजकुमारी। 1661 में दोनों की शादी होती है। बाद में जो चार्ल्स टू, हिज मैजेस्टी चार्ल्स टू है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है बम्बई। यूँ कहता है तुम साल का मेरे को 10 पाउंड का रेंट दियो। एक साल का 10 पाउंड, सोच रहे हो आप? एक साल का 10 पाउंड का रेंट दियो और तुम लोग इसको यूज़ करो बॉम्बे को। तो किसने दी भाई साहब? पोर्चुगीज़ ने दी ब्रिटिशर्स को बॉम्बे 1661 के अंदर। कौन सा इंग्लिश गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसको औरंगज़ेब ने भगा दिया था? कौन सा इंग्लिश गवर्नर था जिसने औरंगज़ेब को जिसको औरंगज़ेब ने भगा दिया था? देखो, ये जो सर जॉन चाइल्ड है बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था इसलिए इसको भगा दिया गया। क्या इसका एक्सप्लेनेशन? जो बम्बई का गवर्नर था उसने क्या किया, मुग़ल जो बॉम्बे का गवर्नर जो था उसने क्या किया, 1688 के अंदर मक्का के जो पिलग्रिम्स थे ना उनको भाई साहब कैप्चर करने की कोशिश कर ली। उसकी वजह से क्या है, औरंगज़ेब ने बोला अरे लल्ले लाल तेरे को मैं बताता हूँ, ठीक है, तो उसको भगा दिया इंडिया से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने यहाँ पे क्या कहते हैं पीस के लिए नेगोशिएट करने की कोशिश की मुग़ल एम्परर्स से। ठीक है भाई साहब, जॉन चाइल्ड ने बकवास की थी पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वार? पहली कर्नाटिक वार का मेन कारण क्या था? जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर जो है वो है डी, कैप्चर ऑफ द फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो थी वो उसका जो मेन कारण था ना, दो चीज़ हैं, एक तो इमीडिएट कोज, एक कह रहा है मेन कारण। पहला कर्नाटिक वार जो था वो था ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन का रिजल्ट। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी वहाँ पे यूरोप में, वेस्ट में, ठीक है, तो उसके अंदर चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो होता क्या है कि ब्रिटिश का जो कैप्टन था ब्रिटिश कैप्टन ब्रेंट ने फ्रेंच की शिप्स को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया के अंदर इनको चरस मच गई, ठीक है, और लड़ाई हो गई। तो नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी जिसके अंदर 10,000 लोग थे, और उसका जो कमांडर था वो था महफूज खान, कि जाओ भाई क्या कहते हैं वो कर लो, फ्रेंच की उनको बीसीज कर लो। उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी आती है कैप्टन पैराडाइज की कमांड में, फ्रेंच आर्मी आती है कैप्टन पैराडाइज की कमांड के अंदर। उसने नवाब की आर्मी को भाई साहब ऐसा कूटा कि जिसकी हद नहीं, ठीक है। होती है बैटल ऑफ सेंट थॉम अदियार रिवर के पास में, और ये लोग हार गए, ठीक है। और फिर होती है ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपेल 1748 के अंदर, और ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वार ख़त्म हो गई। इसके साथ जैसे ही ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार ख़त्म होती है तो कर्नाटिक वार भी ख़त्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने दोबारा से मद्रास को ले लिया। पहली कर्नाटक वार वाज मेमोरेबल फॉर वार ऑफ सेंट थॉम। खैर अभी इनको अपन ऐसे ऊपर से पढ़ सकते हैं, अगर प्रॉपर क्लास ली जाएंगी तो मैं एक एक चीज़ डीपली पढ़ा सकता हूँ, और वो बाद की बातें हैं। कर्नाटिक वार किस किस के बीच में हुई थी भाई साहब, जल्दी बताएंगे। कर्नाटिक वार किस किस के बीच में हुई? इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई। अभी ऊपर देखिए अपन ने, मैच द फॉलोइंग, ये किस में आया क्वेश्चन है, इसके अपन ऑप्शन देखेंगे शांति से। ये यूपीपीसीएस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। पहली कर्नाटिक वार में क्या होता है,
अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि भाई साहब पहली कर्नाटिक वॉर के अंदर जो था वो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल होती है, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक पहला मैसूर वार, तो ये 4 किस में दिया हुआ है, इसमें। तो इसके अलावा 4 किसी में नहीं है, ना इसमें ना इसमें। तो अपना एक हिसाब से कायदे से तो ऑप्शन सी ठीक हो गया, लेकिन फिर भी इन ऑप्शंस को अपन देख लेते हैं। क्या रखा है, बी का 1। थर्ड कर्नाटिक वार के अंदर जैसे थर्ड कर्नाटिक वार होती है वैसे ही ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, काम खत्म। मतलब थर्ड कर्नाटिक वार का जो खात्मा था या फिर फिनिश ही अपना ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ हुई थी। सेकंड कर्नाटिक वार के अंदर क्या होता है कि भाई सेकंड कर्नाटिक वार के अंदर बिल्कुल इनकन्क्लूसिव वार थी। और फर्स्ट मैसूर वार, पहली मैसूर वार जो कि भाई साहब हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, तो इसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे, ठीक है। इसका देखेंगे अपन एक्सप्लेनेशन। अभी चलते हैं नीचे, इसमें कुछ नहीं दे रखा एक्सप्लेनेशन के अंदर, सिर्फ मैच द फॉलोइंग कर रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल जो कि 1748 के अंदर होती है, इनमें से कौन सी बात ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपल से स्टेटमेंट नंबर 1, ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपल 1748 से कर्नाटक वॉर अपनी ख़त्म हो गई। क्या ऐसा था? यस, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश गोट बैक मद्रास, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि भाई साहब इंग्लिश जो है उनको दे रीऑक्यूपाइड द मद्रास आफ्टर द ख़त्म ऑफ द कर्नाटिक वार 1। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर द राइट, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो है वो ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपल से 1748 से। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये ख़त्म हुई ना, जैसे ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपल हुई, वैसे ही साथ में चल रही थी अपनी ये फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटक, वो भी ख़त्म हो गई और ब्रिटिशर्स को दोबारा मद्रास वापस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा बंदा था वाज द पहला यूरोपियन जिसने, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, और इसके चक्कर में पूरे इंडियंस फंस गए थे, मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम रहे इतने टाइम तक। इनमें से कौन सा पहला यूरोपियन था जिसने इनिशिएट की कि भाई साहब तुम जाके इंडियन प्रिंसेस की लड़ाइयों में पार्ट करो, और यहीं पे जैसे इंडियन प्रिंसेस की लड़ाई में पार्ट करोगे तो उनकी टेरिटरीज़ को, उनकी जगहों को कब्जा कर लो, ठीक है। ये था ड्यूप्ली। ड्यूप्लेक्स के कारनामे के चक्कर में ब्रिटिशर सारा काम कर गए भाई, ठीक है। ड्यूप्लेक्स ने टैक्टिक्स चालू की थी कि भाई साहब किस तरह से इंडिया को कनकर करना है, और इस टैक्टिक्स को सीख गए अंग्रेज़, और अंग्रेज़ पूरे इंडिया को जीत ले गए, ठीक है। चलते हैं आगे। इन इंडिया, इनमें से कौन सी जगह पे फ्रेंच ने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री अर्लीस्ट। अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई साहब सूरत के अंदर फैक्ट्री बनती है सबसे पहले इनकी, ब्रिटिशर्स की, फिर बनती है डच की, और फिर बनाते हैं ये फ्रेंच, ठीक है। तो आ तो गया, सूरत के अंदर बन रही है, कहाँ बन रही है? सूरत में बन रही है। इसके ऑप्शन वो देखो एक्सप्लेनेशन कि भाई साहब फ्रेंच का एक फाइनेंस मिनिस्टर था कोलबर्ट, उसने बनाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम था ये सड़ा हुआ कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस, कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस। 1664 के अंदर बनती है। कंपनी वाज दस क्रिएटेड एंड, और इसलिए कंपनी बनाई गई, और उसको सारा फाइनेंस फ्रांस ने किया। कंपनी ने अपना एक्सपीडिशन चालू किया 1667 के अंदर, और इसका जो कमांडर था वो था फ्रैंकिस कैरोन, और उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी पहली इलाके लगाई सूरत के अंदर 1668 के अंदर, और सेकंड फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में 1669 के अंदर। अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर लगाई थी, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी फैक्ट्री थी, उन्होंने अपनी परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई पहले सूरत के अंदर और सेकंड फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम के अंदर, और इनको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा और ये मरकारा, इन दोनों ने इनको वो दिया था, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इनको परमिशन दी थी, ठीक है। तो ये देखो भाई साहब, ये अपन ने पढ़ा लुई 14, रुको यार हिलो मत भाई, लुई 14 फाइनेंस मिनिस्टर, लुई 14 था, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर है माना, राजा उस टाइम लुई 14 था, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम बनी भाई? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा लुई 14, तो लुई 14 यहाँ पे आंसर आ गया 39 का। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी?
उस टाइम राजा कौन था इनका? लुई 14। लेकिन जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था वो था कोलबर्ट, जिसने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया बनने के लिए हेल्प की। इसलिए सी राइट आंसर। इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका वो देख लो, क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। कंपनी देश इंडस ओरिएंटलिस, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलबर्ट इन 1664, जो कि 1668 में आके सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री बनाती है। खैर, इसलिए क्योंकि इसके रिकमेंडेशंस के ऊपर या फिर इसकी हेल्प से ये कंपनी बनी थी, तो इसको माना जाता है ही इज़ द कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ द बंगाल वर एस्टेब्लिश्ड बाय द डच। अब देखो इन्होंने खुद ही क्वेश्चन गलत कर रखा है कि भाई डच लोगों ने चिंसूरा में भी फैक्ट्री बनाई थी, हुगली में भी फैक्ट्री बनाई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है, अब ये फैक्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन अपन ने बहुत पढ़ लिया, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंच फेल्ड टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन, ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंच ने एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए पावर? देखो भाई, जो फ्रेंच वाली जो कंपनी थी ना, तो वो थी पूरी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर, ठीक है, गवर्नमेंट ही सारा काम कर रही थी इसके अंदर सारा का सारा। और इंग्लिश वाली कंपनी थी ना, वो क्या थी, वो पूरी की पूरी उस बेसिस पे थी। जैसे इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट वाली कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रही हैं। मैं ये बात नहीं बोल सकता है, देखो मैंने PSU गलत लिख दिया, लेकिन यूँ मान लो कि 1991 से पहले, LPG रिफॉर्म से पहले, जब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज थी वो बिल्कुल ठस चल रही थी, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ रिफॉर्म्स आते हैं और फिर ढंग से चल पड़ती है, क्योंकि 1991 से पहले गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। खैर, मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रेंच वाली कंपनी थी उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा था, लेकिन इंग्लिश वाली कंपनी वाज ऑलमोस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन द इंडिया, ठीक है। इसलिए वो बढ़िया अपनी आर्मीज़ को वो कर पा रही थी, बढ़िया उनकी आर्मी थी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इंग्लिश के पास बढ़िया स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इसलिए इंग्लिश बढ़िया इस्टेब्लिश हो सके और फ्रेंच कुछ लिमिटेड जगह के अंदर रह पाए, ठीक है। ये पढ़ लो, देखो भाई, मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच फेलियर इन इंडिया वाज दैट उन फ्रेंच की नेवल स्ट्रेंथ वीक थी। वोल्टेयर कहता है कि जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार चल रहा था तो फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ कम हो गई, इतनी कम हो गई कि वो लड़ाई करने लायक नहीं बचे, ठीक है। और इंग्लिश की जो आर्मी ट्रूप थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। फॉलोइंग द यूरोपियन पावर एंटर्ड इनटू इंडिया, जैसे ही यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आती है, इन इंडिया ट्रेड एट वन टाइम और अनदर। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई साहब कौन सी यूरोपियन पावर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन कौन से पहले आए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बताना आपको, ठीक है। तो मेरा जो अपना जो ट्रिक है वो बिल्कुल लगाओ सीधा पर, दू, बर, दा, फर। अब जैसे सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज़ आए, तो सबसे पहले आपने लगा दिया 4, सबसे पहले 4 लगाया। तो बी सबसे पहले कौन सा है? 4 ऑप्शन देखो, ए के अंदर भाई साहब इंग्लिश तो पहले नहीं आए थे, तो गलत हो गया ए वाला। तो ऑप्शन बी कहता है 4th पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए, तो ये वाला पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए, ठीक है भाई। अब क्या है अपना दू, तो डच नंबर 2 पे आते हैं, तो डच नंबर 2 पे लगा दिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। पर, दू, बर मतलब ब्रिटिश, इंग्लिश आता 3रे नंबर पे, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है फ्रेंच, ठीक है, तो इसका ये तो ठीक हो ही गया। ये आप देख सकते हैं कंपनियों के नाम कि कैसे कैसे आते हैं। पोर्चुगीज़ आते हैं पर, दू, इंग्लिश को BR मानते हो, ब्रिटिश और डेनिश, फ्रेंच, और इनकी अलग अलग इनकी उधर रखी हैं, कब कब ये हुई एस्टेब्लिशमेंट हुई इनकी। एस्टेडो डा इंडिया इज़ द पोर्चुगीज़ कंपनी, जो कि 1498 के अंदर बनती है, और 1498 के अंदर ही पहला यूरोपियन इंडिया के अंदर आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा बाबा, ठीक है। दूसरी आती है डच कंपनी, 1602 के अंदर बनती है, तो इसका नाम है जो भी है बस है। उसके बाद जो आती है वो 1600 के अंदर एक कंपनी बनती है, वो बनती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम आप देख सकते हैं, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। इसको इतना नाम बड़ा याद करके क्या रखेंगे। चौथे नंबर पे आती है डेनिस, और फिर जो आते हैं इंडिया के अंदर फ्रेंच। 1616 के अंदर बनती है डेनिस वाली, और 64 में बनती है फ्रेंच वाली। अभी अगर मैच द फॉलोइंग, कौन कौन सी जगह में कौन कौन थे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आराम से देख सकते हैं अपन। पौंडीचेरी के अंदर कौन थे भाई? पौंडीचेरी के अंदर कौन थे? मैं था, तू था,
मैं था। खैर इसका जो है देखो पौंडीचेरी जो है ना वो लास्ट तक किसके पास रही थी, मैं सही इतना बता दो बस, पौंडीचेरी लास्ट तक रही थी अपनी फ्रेंच के पास, इसका लगाओ ये। गोवा लास्ट में किसके पास तक रहा था, गोवा किसके पास रहा था लास्ट तक, पोर्चुगीज़ के पास। तो ये दो, अगर ये किसी को दो भी आते हैं ना तो वो सोल्व हो गया कि भाई पौंडीचेरी का बी और गोवा का सी। अब यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि भाई ट्रैंक्वी बार किसके पास था, ट्रैंक्वी बार था डेनिश के पास या फिर डेन्स के पास, और ये सड्रस किसके पास था, ये डच के पास था। अगर ये दो चीज़ भी पता नहीं है फिर इसमें आपको एक चीज़ भी पता है कि भाई गोवा किसके पास था, तो भी सोल्व हो गया। पौंडीचेरी किसके पास था भाई साहब, फ्रेंच के पास। गोवा किसके पास था भाई साहब, पोर्चुगीज़ के पास। ट्रैंक्वी बार किसके पास था भाई साहब, डेन्स के पास या डेनिश के पास। सड्रस किसके पास था, डच के पास। आइडेंटिफाई द रीजन, उस रीजन को आइडेंटिफाई करो जहाँ पे यूरोपियंस गोट बेस्ट साल्ट पीटर एंड ओपियम। उस जगह की बात करो जहाँ पे देखो यूरोपियंस को एक नंबर का चरस मिलता था, चरस गांजा। तो इसका जो आंसर है इट इज़ बिहार। यूरोपियंस को बेस्ट जो साल्ट पीटर और ओपियम मिलता था बिहार से, इसको रट लो। ब्रिटिश, दोबारा क्वेश्चन आ गया देखो, ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया के अंदर कौन सा रीजन ओपियम के लिए फेमस था, दैट इज अफीम के लिए, दैट इज बिहार। Who among the following European was last to come to pre-independence India as trader? ठीक है, सबसे लास्ट में आने वाले बंदे कौन थे, सबसे लास्ट में आने वाले बंदे अपने उस वाली ट्रिक से, इस वाली ट्रिक से, इस वाली पार दू बर दा फर वाली ट्रिक से सबसे लास्ट में आए थे अपने पास फ्रेंच, FR फ्रेंच। तो सी इज द राइट आंसर। ये अपन थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कौन कौन कब आया या फिर कौन कौन सी फैक्ट्री कब बनती है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पोर्चुगीज़ वाली फैक्ट्री बनती है अपनी इसके अंदर 1498 के अंदर, लेकिन इंडिया में आते हैं 1503 के अंदर, मतलब फर्स्ट फैक्ट्री इनकी 1503 के अंदर बनी। ठीक है, फैक्ट्री की बात हो रही है। वैसे डच आते हैं 1600, डच की जो फैक्ट्री बनती है वो 1602 में बनती है, और इनकी फैक्ट्री जो पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई वो 1605 में एस्टेब्लिश हो गई थी। देख रहे हो आप, 1602 में बनी और 1605 में एस्टेब्लिश। लेकिन ये बेचारे फक्कड़ चंद अंग्रेज़, इनकी 1600 के अंदर इनकी फैक्ट्री बनी, लेकिन इनको जाके 1600 में इनकी कंपनी बनी, लेकिन अल्टीमेटली जो फैक्ट्री जाके एस्टेब्लिश होती है 1613 के अंदर फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है। अब होता है फ्रेंच जो है 1664 के अंदर इनकी कंपनी बनती है और 2 साल बाद इनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है सूरत के अंदर। इंग्लिश की सूरत के अंदर, फ्रेंच की सूरत के अंदर, डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर, और पोर्चुगीज़ की पहली फैक्ट्री कोचीन के अंदर। ठीक है, और इसी तरह फ्रेंच की सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम के अंदर होती है, और इंग्लिश की पहली टेम्परेरी फैक्ट्री जो होती है वो मसूलीपट्टनम के अंदर होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन फॉलोइंग्स को थोड़ा सा कंसिडर करो। लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सोइल, इनमें से कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस की थी इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपने को। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ अंग्रेज़ों के द्वारा पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन अपना ये, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट उसकी जगह की मिट्टी के हिसाब से और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के हिसाब से पहली बार किसने की थी, अंग्रेज़ों ने नहीं की थी भाई साहब, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल नहीं की थी ये काम। ठीक है, ये काम एक बार पहले भी हो चुका था, वो हो चुका था शेरशाह सूरी के टाइम पे, अकबर के टाइम पे भी हो चुका था। तो पहला तो ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार अंग्रेज़ों के टाइम पे हो ना। सेकंड जो ऑप्शन आता है कि पहली बार जो तोप कैनन्स वॉरफेयर में अंग्रेज़ों ने यूज़ किए थे ना, ये भी गलत है। देखो भाई, पहली बार तोप जो यूज़ किए गए थे वो आराम से ये क्या कहते हैं पोर्चुगीज़ वगैरह ने चालू कर, पोर्चुगीज़ ने नहीं, ये मुग़ल एरा में चालू हो गए थे। ठीक है, अकबर की फैक्ट्री में बढ़िया बना करते ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब क्या कहते हैं, रेड चिली और तंबाकू किसने चालू किया, तो भाई जब तंबाकू रेड चिली तो इंडिया के अंदर पुर्तगाली लेके आए, पोर्चुगीज़ लेके आए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सारे गलत। तो इसका आंसर हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने सारा बता दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 45, with reference to cause of success of British and failure of French in India, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, मतलब बढ़िया पैसा और वेल्थ पावर मिल गया था अंग्रेज़ों को जैसे इन लोगों ने बंगाल को जीता। देखो भाई
क्या कहते हैं 1756 के अंदर अपना वो होता है बैटल ऑफ प्लासी। मुझे थोड़ा सा ईयर में कन्फ्यूजन हो रहा है, 56 या 57 के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद 1764 के अंदर होता है बैटल ऑफ बक्सर, 1764 के अंदर। तो बैटल ऑफ बक्सर जैसे हुआ पूरा का पूरा जो बंगाल इनको मिल गया, ठीक है। पहली ऑप्शन तो ये आ गया कि भाई साहब इनके पास बढ़िया वेल्थ और मैन पावर आ गया था अंग्रेज़ों के पास, जैसे उन्होंने बंगाल को जीता। सेकंड कहता है कि ब्रिटिशर्स की जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई साहब ब्रिटिश की नेवल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी, इसलिए फ्रेंच एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ये तो राइट, दोनों राइट, तो सी इज़ राइट आंसर। ये आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं एक बार कि बहुत से कॉजेज़ हैं अंग्रेज़ों के सक्सेस के भारत के अंदर, जैसे कि नेवल सुपीरियोरिटी, उनको बढ़िया वेल्थ और मैन पावर मिल गया बंगाल से, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़िया था ब्रिटिश आर्मी का, इस टाइप की चीज़ें। तो भाई साहब ये अपना हो गया पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर जितना होना था, और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है इसी के साथ, जिसका नाम था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जहाँ तक मेरे को याद है, हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो ठीक है, इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जिंदाबाद।